हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर और आज हम रिवाइज करने वाले हैं मार्केट के बारे में। मार्केट का पूरा चैप्टर अपन बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करने वाले हैं। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डू लाइक शेयर दिस अमेजिंग सेशन और अपनी प्यारी सी कमेंट एक जरूर से करें जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसे अमेजिंग सेशंस के लिए। लेट्स बिगिन बेटा। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के लिए और मार्केट को अपने को बहुत अच्छी तरीके से तगड़ी तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, मेरा बस यही चीज है भैया कि आप 100% कॉन्सेंट्रेशन करके चलना, तभी आपको ये चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से मजेदार तरीके से पढ़ पाओगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात समझते हैं कि भैया मार्केट होता क्या है और मार्केट की स्ट्रेटेजी और सारी चीजें अपन बात करने वाले हैं। मार्केट ऐसी चीज है जहां पे बायर और सेलर एक साथ आते हैं और गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट ऐसी चीज है जहां पे बायर और सेलर एक साथ आते हैं और वहां पे क्या होता है, गुड्स का एक्सचेंज होता है, गुड्स या फिर सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। वो फिजिकल मार्केट भी हो सकता है, वो ऑनलाइन मार्केट भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट की अगर अपन बात करेंगे, ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको ऊपर लिखा हुआ है मार्केट। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ द बायर एंड सेलर बीइंग इन अ कांटेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं और क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले लोकेलिटी या फिर एरिया के बाद बारे में आप देख सकते हो। सबसे पहला है लोकल मार्केट। लोकल मार्केट का मतलब ये होता है बेटा कि जहां पे गुड्स को प्रोड्यूस किया गया, जहां पे गुड्स को प्रोड्यूस किया गया उसी एरिया में बिक रहा है। ठीक है, उसे बोलते हैं लोकल मार्केट। दूसरा है आपका नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट का मतलब ये होता है कि नेशन में कहीं पे भी बिक रहा है। प्रोड्यूस दिल्ली में हुआ है, बिक रहा है गुजरात में। प्रोड्यूस मुंबई में हुआ है, बिक रहा है कोलकाता में। मतलब कोने, कंट्री के किसी भी कोने में वो प्रोडक्ट को अपन सेल कर रहे हैं, उसे बोलते हैं नेशनल मार्केट। और फिर आता है इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि भैया कोई प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो एक कंट्री में और सेल कर रहे हो दूसरी कंट्री में, उसे बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट। ये काम क्या आता है भैया, हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का लोकल मार्केट है, इस प्रोडक्ट का बोल सकते हैं नेशनल मार्केट है, या फिर इस प्रोडक्ट का इंटरनेशनल मार्केट है, हम ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मार्केट कैसे होता है। लोकल मार्केट आप यहाँ पे रेट पे जो मैंने हाईलाइट किया वो आप पढ़ सकते हो। एक्सचेंज इन लोकल लोकेलिटी वेर इट इज प्रोड्यूस, जहां पे प्रोड्यूस हुआ वहीं पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। नेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट इफ इट इज डिमांडेड एंड सप्लाइड इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, कोई भी पार्ट में भैया इसका डिमांड एंड सप्लाई हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट का मतलब क्या होता है, सोल्ड एंड परचेज इन डिफरेंट कंट्रीज। बहुत बढ़िया। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एलिमेंट। टाइम एलिमेंट में सबसे पहला है वेरी शॉर्ट, मतलब कुछ आवर्स के लिए लगता है उसे अपन वेरी शॉर्ट बोल सकते हैं। जैसे कि सब्जी मंडी का मार्केट हो गया, ठीक है, तो उसे अपन क्या, या चोर बाजार वाला मार्केट हो गया दिल्ली में, तो सुबह में 4 से 7 लग रहा है, तो वो क्या है, वेरी शॉर्ट मार्केट। फिर दूसरा होता है शॉर्ट मार्केट, मतलब सीजनल जो बिजनेस होते हैं 10 दिन 15 दिन इसके लिए लगते हैं या 1-2 महीने के लिए लगते हैं, उसे बोलते हैं शॉर्ट पीरियड मार्केट। और फिर अपन बोलते हैं लॉन्ग पीरियड मार्केट, मतलब वो मार्केट है एक जगह पे सारी चीजें मिल रही है आपको। ठीक है, जैसे कि लाइट का मार्केटिंग हो गया, ज्वेलरी का पूरा मार्केट हो गया, ठीक है, क्लोथ्स का पूरा मार्केट हो गया, वो मार्केट नॉर्मली चालू ही रहता है, उसे अपन बोलते हैं लॉन्ग पीरियड मार्केट। ठीक है, तो ये टाइम के बेसिस ऊपर तीन चीजें आपको यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गई होगी कैसे रहता है अपना। इस तरीके से आपको टाइम के बेसिस ऊपर से अपन ने देखा वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। एक बार मैं देख लेता हूँ कि परफेक्टली सारे लोगों को सब चीजें दिखाई और सुनाई दे रही है। रुक जाओ एसबीसी आर्मी। स्टडी बड़ी क्लब ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल जरूर से कर लीजिए। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करते रहिए, आपके लिए काफी अमेजिंग चीजें आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक है, मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ द कंपटीशन अलोंग विद द सेलर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द फर्म। अब भैया यहाँ पे क्या है भैया, कंपटीशन के बेसिस ऊपर, और इसके ऊपर पूरा चैप्टर आपका निर्भर रहता है। ठीक है, आज ये बेटा सबसे पहले आपको परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या है, सबसे पहले वो मैं आपको समझा देता हूँ। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ये है भैया, वहां पे काफी सारे सेलर है, काफी सारे बायर है, बायर को सब नॉलेज है क्या चीज परचेज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं परचेज करनी चाहिए, कैसी होगी प्रोडक्ट, सब चीजें, इसे बोलते हैं भैया परफेक्ट कंपटीशन। न्यूमरस बायर एंड सेलर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक जैसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं भैया, कैसी, होमोजीनियस, मतलब कैसी होती है भैया, एक जैसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, वैसे क्या बोलते हैं भैया, होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, नो प्राइस इज
नो वन इज एबल बाय हिज ओन एक्शन टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस को कोई भी हिला नहीं सकेगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं 10 रुपए चार्ज कर रहा हूँ, पूरा मार्केट भी 10 रुपए चार्ज कर रहा है, इसलिए मैं 10 रुपए चार्ज कर रहा हूँ। अगर मैं 10 की जगह 12 कर दूंगा तो भैया ऐसा नहीं हो जाएगा कि मेरे को फॉलो करेंगे और मार्केट 12 कर देगा। नहीं भैया, मैं वहां से निकल जाऊंगा मार्केट से, क्योंकि लोग वहां से परचेज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, काफी सारे सेलर अवेलेबल है। आ जाइए, फीचर ऑफ परफेक्ट मार्केट के बारे में बात करते हैं बेटा। कौन से फीचर्स है परफेक्ट मार्केट के? सबसे पहला, लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर। काफी सारे यहाँ पे सेलर एंड बायर होता है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि मैं प्राइस रखूंगा, वो मार्केट नहीं रखेगा। जो मार्केट रख रहा है वो मेरे को रखना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं प्रोड्यूसर इज अ प्राइस टेकर। प्रोड्यूसर क्या है भैया? आपका प्राइस टेकर है। ठीक है, फिर आपका आता है सेकंड वन इज अ होमोजीनियस प्रोडक्ट, मतलब एक जैसे गुड्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। थर्ड वन इज अ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। इजीली कोई भी फर्म इस मार्केट में एंटर हो सकती है और इजीली किसी भी टाइम इसको लीव भी कर सकती है। जब प्रॉफिट दिखेगा वो एंटर मारेगी। जब क्या होगा भैया? सेलिंग, सब काफी सारी यूनिट्स आ जाएंगे, काफी सारे फर्म आ जाएंगे। सेलिंग जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाएगी भैया। 500 अगर क्वांटिटी सेल हो रही है, ठीक है, 500 क्वांटिटी की डिमांड है, 5 लोग या 100 लोग 100 क्वांटिटी की डिमांड, भैया वो मतलब डिमांड कर रहे हैं, मतलब सप्लाई वो कर रहे हैं, ठीक है, तो सब 100 क्वांटिटी को बेच रहे हैं। बट वो 5 की जगह 10 फर्म हो गई, सबकी 50-50 अराउंड आ जाएगी, किसी की 70 होगी, किसी की 30 होगी, बट अराउंड 50 के अराउंड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब प्रॉफिट कम दिखेगा, कोई भी फर्म यहाँ पे इजीली एग्जिट भी मार सकती है। मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर, मोबाइल, मोबाइल अपना जो मोबाइल का नाम है वो नाम कैसे भैया? मोबिलिटी, मोबाइल क्या है भैया? मोबाइल का मतलब क्या होता है? मूवमेंट, आप किसी भी जगह इजीली मूव कर सकते हो, इसलिए मोबिलिटी। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन कौन से भैया? 4। ठीक है भैया, 4 कौन से? कैपिटल, फिर क्या होता था? लेबर, फिर लैंड, और फिर था ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंटरप्रेन्योर। तो आप इजीली क्या कर सकते हो? मूवमेंट कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह आप इजीली फैक्टर्स को लगा सकते हो। फिफ्थ वन इज एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। किसी लोगों को या ये स्टूडेंट को पता नहीं होता बेटा कि ये हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भैया क्यों नहीं कंसीडर करते। एग्जाम्पल के साथ समझाओ बेटा। देखो यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट और प्राइस लगभग सेम रहेगी, ये कहना चाहता है। अब देखो, एक मार्केट यहाँ पे मार्केट वन, एक मार्केट यहाँ पे मार्केट टू, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, मार्केट वन पे एक प्रोडक्ट मिल रही है 100 रुपए में, वही मार्केट टू में कितने पे मिल रही है? 100 रुपए पे। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता है प्राइस सेम रहेगी, ठीक है, एआर सेम रहेगा, एमआर भी सेम रहेगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि दोनों जगह सेम मिल रही है, बट आपने एम वाले को कॉल किया, भैया मेरे को ना मेरे घर पे ये प्रोडक्ट चाहिए, कितने में पड़ेगी? वो बोलेगा 110 में, 10 रुपए का क्या लगेगा? डिलीवरी चार्जेस लगेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का। या फिर वो अगर जाएगा तो उसे 10 रुपए लग रहा है, ठीक है। और वही चीज M2 को, अगर M2 तक उसको जाना होगा तो उसको 40 रुपए लग रहे हैं, या M2 वाला अगर घर पे भेजेगा तो भी क्या कितना लगेगा भैया? 40 रुपए का लगेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? M1 पे उसको 110 में पड़ेगा, M2 में 140 में पड़ेगा, और वो फिर आके बोलेगा भैया इकोनॉमिक्स में जो परफेक्ट कंपटीशन है वो गलत है, क्योंकि दोनों में सेम नहीं मिल रहा है, सेम प्रोडक्ट है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, परफेक्ट कंपटीशन है, फिर भी यहाँ पे प्राइस सेम नहीं है। इसलिए बोला भैया कि आप ट्रांसपोर्टेशन को कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है, उससे क्या होगा? प्राइस चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिक्स वन इज अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। बायर एंड सेलर, दो लोगों भैया, बायर एंड सेलर दोनों को परफेक्ट नॉलेज होता है मार्केट का, क्या चीज लेनी चाहिए, परचेस करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए, कितने पे सेल करेंगे, कितने पे परचेस करेंगे, सब चीजें, ठीक है। आई होप आपको इतनी समझ में आ गई होगी परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं बेटा परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन की बात करें जहां पे काफी सारे सेलर, काफी सारे बायर हैं। सबसे पहला, लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर आपको मिल जाएंगे, यानी कि प्राइस टेकर बनेंगे। यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या बनेगा? प्राइस टेकर। प्राइस मेकर कहां पे बनता है पता है? मोनोपोली में। सिंगल सेलर, उस जगह पे क्या बनेगा? प्राइस मेकर बनेगा, क्योंकि मैं अकेला सेल वाला हूं तो मैं ही प्राइस बनाऊंगा, मेरे को जितने में बेचना होगा बेचूंगा। यहाँ पे प्राइस टेकर बनेगा। दूसरा, होमोजीनियस, सेम टाइप की प्रोडक्ट होगी, फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, एब्सेंस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एंड द लास्ट वन इज परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा। इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन में आपको यहाँ पे काफी सारे मार्केट के फॉर्म्स दिए हुए हैं, जिसमें से आपको सबसे पहला है मोनोपोली। नाम से पता चलता है, मोनो मतलब आपके जैसा सिंगल, पोली मतलब सेलर, सिंगल सेलर, मोनोपोली सिंगल सेलर। ड्यूओपोली, ड्यूओ मतलब दो लोग होते हैं, ठीक है, तो ड्यूओपोली दो सेलर। ओलिजोपोली, ओलिजो मतलब क्या होता है? फ्यू, तो ओलिजोपोली मतलब क्या होता है? फ्यू सेलर, ठीक है। तो इससे आपको पता चलता है मोनोपोली, ड्यूओपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? सेलर काफी सारे होते हैं, सेलर काफी सारे होते हैं, बट यहां पे इसके साथ साथ आपका परफेक्ट कंपटीशन प्लस, अगर इसकी बात करूं तो यहां पे क्या है?
परफेक्ट कंपटीशन प्लस मोनोपोली, इन दोनों के फीचर्स इस मार्केट में आपको देखने को मिल जाते हैं। मतलब सेलर काफी सारे हैं परफेक्ट कंपटीशन की जैसे, बट कहीं ना कहीं बायर को कई बार नॉलेज नहीं होगा, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में तो होता है बट यहाँ पे नहीं होगा। तो कुछ चीजें आपको परफेक्ट कंपटीशन, कुछ चीजें आपको मोनोपोली वाली में दिख जाएगी। तो दोनों के फीचर्स आपको मिलके मिल जाएंगे, उसे बोलेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं मोनोपोली मार्केट यानी सिंगल सेलर मार्केट। मोनोपोली नाम से पता चलता है, मोनो एंड पॉली, मोनो मीन सिंगल, पॉली मीन्स क्या होता है भैया आपका सेलर होता है। यहां पे सिंगल ओनली वन सेलर और वन प्रोड्यूसर और वन फर्म रहेगी। अब मेरे को ये बताओ, मैं अकेला हूं एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा हूं, जैसे कि ये पेन एग्जांपल वही शकला का बुम बुम की पेन मैंने बनाई है। ठीक है बेटा, शकला का बुम बुम की मैंने पेन बनाई है, मैं अकेला बंदा बेचता हूं। अगर इसको इससे क्या भैया जो भी आप ड्रॉ करोगे मिल जाएगा, हाँ वो भी गर्लफ्रेंड कैसे मिलेगी भाई। सुनो, तो ये मैं अकेला बेचता हूँ, काफी सारी डिमांड होगी। हाँ अब देखो मैं अकेला बेच रहा हूँ तो मेरे पास काफी सारे एडवांटेज है, जैसे कि मैं क्या बनूंगा प्राइस मेकर, मतलब मैं ही प्राइस बनाऊंगा। मेरे को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी मैं कर सकता हूँ। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या, तुमसे मैं अलग चार्ज करूंगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से अलग चार्ज करूंगा भैया, अपनी मर्जी मेरी मर्जी भैया। क्यों? क्योंकि ये मोनोपोली मार्केट है। यहाँ पे क्या होता है भैया, ओनली वन सेलर एंड काफी सारे बायर होते हैं। अब वन सेलर है, वन प्रोड्यूसर है, वन फर्म है। फर्म और इंडस्ट्री का मतलब समझ में आता है? हाँ भैया, फर्म का मतलब होता है कि मैं अगर प्रोड्यूस कर रहा हूं मैं फर्म है, बाजू वाला प्रोड्यूस कर रहा है वो भी फर्म है, उसके बाजू वाला वो भी फर्म है। हम तीनों को मिला के अगर देखें तो उसे बोलते हैं इंडस्ट्री। समझ में आता है? यहां तो मैं अकेला ही भैया प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मैं ही प्रोड्यूस कर रहा हूं, बाकी कोई है ही नहीं, तो मैं ही फर्म भैया, मैं ही इंसान, मैं ही भगवान। तो भैया मैं हूं क्या, मैं फर्म हूं, मैं इंडस्ट्री हूं। समझ में आ रही है बातों को? मैं ही फर्म, मैं ही इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे एक ही फर्म है जो प्रोड्यूस कर रही है। तो अगर मेरे अकेले का प्रोडक्शन वही भैया इंडस्ट्री का प्रोडक्शन, बाकी कोई है ही नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए बेटा, तो उसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सिंगल सेलर, एक ही सेलर होता है। दूसरा नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, मतलब एग्जैक्ट ऐसा कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, थोड़ा बहुत होगा सब्स्टिट्यूट बट एग्जैक्ट क्लोज सब्स्टिट्यूट आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, तभी तो मोनोपोली बनेगी भैया, तभी तो ऐसा हो सकता है कि सिंगल सेलर। तीसरा स्ट्रॉन्ग बैरियर टू एंट्री, भैया एंट्री कोई नहीं कर पाएगा। इतना तगड़ा मार्केट जमा के बैठे होते हैं या इतनी तगड़ी पॉलिसी को फॉलो करते हैं कि किसी भी को अगर इस मार्केट में एंट्री करनी है तो वो एंट्री नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फोर्थ वन, फर्म एंड इंडस्ट्री आर सेम। अभी मैंने बताया मेरी फर्म है, मैं ही इंडस्ट्री हूं, तो फर्म एंड इंडस्ट्री दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। प्राइस मेकर होता है, मतलब मैं जो प्राइस लगाना चाहूंगा वही मैं लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या बनूंगा, प्राइस मेकर बनूंगा। सिक्स वन, नेचर ऑफ एआर एंड एमआर का, नेचर ऑफ एआर एंड एमआर का क्या होता है, स्लोप डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट में जाता है। ठीक है, इस तरीके से जाता है भैया। ठीक है, ये मैंने रेगुलर क्लास में पढ़ाया था, इस तरीके से जाता है। क्या को जाता है भैया, प्राइस कम करना चाहते हो, क्यों कम करोगे, क्योंकि आपको क्वांटिटी डिमांड को बढ़ाना है, इसलिए आप क्या करोगे, प्राइस कम करोगे। प्राइस कम करते जाओगे, डिमांड बढ़ते जाओगे। अब देखो एक चीज सिंपल सी बात है, मेरे को कितना प्रोड्यूस करना, क्या ये मेरा डिसीजन है? मतलब इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन आएगा, क्या ये मेरा डिसीजन है? मोनोपोली में ऑब्वियसली मेरा ही डिसीजन है। क्यों? क्योंकि मैं अकेला बंदा हूं जो प्रोड्यूस कर रहा हूं। यानी कि मेरे को कितना सप्लाई करना है पूरी इंडस्ट्री में, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। मेरे को कितना प्राइस चार्ज करना है वो भी मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि मैं अकेला ही बंदा हूं जो सेल कर रहा हूं। तो मेरे ऊपर ही डिसीजन लेना है भैया, मेरे को ही डिसीजन लेना है कि कितने पे बेचना है। ठीक है, यानी कि मैं दोनों चीजों को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं प्राइस को भी कंट्रोल कर सकता हूं, मैं सप्लाई को भी कंट्रोल कर सकता हूं। बट एक चीज हमेशा जिंदगी में ध्यान रखिएगा, मैं दोनों को एक साथ कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता। समझ में आई बात को मैं क्या बोल रहा हूं? मैं दोनों को कंट्रोल कर सकता हूं बट बारी बारी। ठीक है, मैं अगर प्राइस को कंट्रोल करना चाहता हूं तो मैं सप्लाई को नहीं कर, मतलब डिमांड को नहीं कर पाऊंगा, क्वांटिटी ऑफ डिमांड को नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं डिमांड को कंट्रोल करना चाहता हूं तो भैया मैं प्राइस को नहीं कर पाऊंगा। सिंपल सी बात है, भले ही मैं अकेला सेलर हूं, मैं अकेला ऐसी पेन बनाता हूं। ठीक है, मैं अभी बेच रहा हूं 10,000 में, और 10,000 में सिर्फ 10 लोग लेने के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि मेरी प्राइस ज्यादा है। बाकी लोगों को लेनी है, 50 लोगों को लेनी है, बट वो वेट कर रहे हैं कि अगर इसकी प्राइस 7,000 से कम आ जाए तो हम परचेस करेंगे। मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता भैया मैं अकेला सेलर हूं 10,000 में ही बेचूंगा, जल्दी से ले लो, जल्दी से ले लो। हाँ मैं बोल सकता हूं, बट जो 50 लोग हैं उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनके लिए डिमांड ही नहीं है इस चीज की, तो वो परचेज ही नहीं करेंगे, यानी वो डिमांड दिखेगी ही नहीं। क्योंकि डिमांड का मतलब क्या होता है, अपन ने पढ़ा था, याद है, डिजायर टू परचेज। डिजायर टू परचेज के साथ साथ आपकी औकात भी होनी चाहिए, मतलब कि परचेजिंग पावर भी होना चाहिए। और विलिंग टू पे, मतलब आप पे भी करना चाहते हो, आपको परचेज भी करना है, आपकी औकात भी है,
और आप पे करने के लिए रेडी भी हो। ये 3 चीजें देखी थी तभी डिमांड बनती है। मतलब 7,000 वाला वो डिमांड है नहीं है भाई, क्योंकि उसकी औकात नहीं है, वो पे नहीं कर रहा है, उसकी औकात भी है, चलो उसको परचेस करनी है, हाँ डिजायर बन गई, हाँ डिजायर बन गई, उसकी परचेसिंग पावर भी है, चलो, बट इज नॉट विलिंग टू पे 10,000, उसकी इच्छा नहीं है 10,000 देने की, तो वो डिमांड नहीं बनती। इसलिए यहां पे अगर मैं प्राइस ज्यादा रखूंगा, मैं डिमांड को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे को डिमांड को कंट्रोल करना है, मैं ऐसा चाहता हूं भैया 10 क्वांटिटी में क्या बेच रहा हूं, मेरे को 50 बेचनी है, अगर मेरे को डिमांड को बढ़ानी है, भले ही मैं कंट्रोल कर सकता हूं, वो सिंपल सी बात है, बट मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्राइस को कम करना पड़ेगा, मतलब मेरा कंट्रोल यहां से हटाना पड़ेगा। मैं जो जिद पे अड़ा था मैं 10,000 चार्ज करूंगा, मेरे को हटाना पड़ेगा। यानी मैं दोनों चीजों को सेम टाइम पे नहीं भैया कंट्रोल कर सकूंगा, मैं दोनों को कंट्रोल कर सकता हूं बट बारी बारी। समझ में आया? ठीक है, अभी सॉन्ग गाने शुरू हो जाते हैं, बेटर चीज है आज। ठीक है, नेचर ऑफ एआर एंड एमआर कर्व कैसा रहता है, स्लोप डाउनवर्ड रहता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, व्हेन सेलर वांट टू सेल मोर ऑफ द आउटपुट रिड्यूस द प्राइस, सिंपल बात। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग प्राइस को चार्ज करना। आप आए, मैंने आपसे 10,000 रुपए ले लिए, आपने अपनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड को भेजा, मैं वहीं पे पिघल गया, मैंने 6,000 रुपए चार्ज कर लिए, तो आप मेरे पे आके ऐसा नहीं बोल सकते भैया कैसे, ऐसा क्यों किया भैया, हम अकेले बंदे हैं, ठीक है, हमको जितने को जितने पे सेल करना होगा उतने पे सेल करेंगे। इसे बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कैन चार्ज द प्राइस, डिफरेंट प्राइस फ्रॉम द डिफरेंट कस्टमर, प्राइस इज नॉट यूनिफॉर्म। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, मोनोपोली में कभी भी प्राइस यूनिफॉर्म नहीं होता, मतलब यूनिफॉर्म मतलब सेम, अपन स्कूल में पहने तो वही सेम बोलते हैं, इसीलिए। आज एथ वन इज मैक्सिमम प्रॉफिट। भैया मोनोपोली का एक ही पर्पस होता है, मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट को बढ़ाओ, क्वांटिटी। देखो प्रॉफिट को आप कैसे बढ़ा सकते हो, या तो आप प्राइस बढ़ाओगे, भले ही डिमांड कम हो जा रही है, भले ही डिमांड कम हो जा रही है। देखो अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट लेना है ना, तो जिंदगी में हमेशा ध्यान में रखो इकोनॉमिक्स के पर्पज से, अगर आपका डिमांड जो है वो रिलेटिवली रिलेटिवली इन इलास्टिक है, तो आपको प्राइस ज्यादा रखनी चाहिए। रिलेटिवली इनइलास्टिक का मतलब ये होता है कि आप प्राइस 10% से बढ़ाओगे तो आपकी डिमांड 10 से कम परसेंटेज से कम होगी। समझ में आई? प्राइस 10% से बढ़ेगी, डिमांड स्लाइटली कम होगी, उसे बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब इलास्टिक क्या होता है, वो चड्डे में लगाते हो ना, मम्मी लगाती है ना, वो खींचा चला जाता है। भैया इनइलास्टिक मतलब वो नहीं खींच पा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये डिमांड की बात करें, भैया डिमांड ना बहुत चेंज नहीं आएगा, अब कितना भी कर लो भैया, प्राइस को अब 20% से बढ़ा दोगे ना, तो डिमांड 10% से या 5% से ही स्लाइटली डाउन होगी। मतलब आप प्राइस ज्यादा ले सकते हो क्योंकि डिमांड इतनी गिरने वाली नहीं है, इसलिए बोलते भैया अगर आपका इनइलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है ना, रिलेटिवली इनइलास्टिक है ना भैया आपका, तो आपको क्या करना चाहिए पता है, आपको प्राइस ज्यादा चार्ज करनी चाहिए। अगर आपका मार्केट, आपको लग रहा है कि आपकी प्रोडक्ट जो है, ठीक है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो उसमें आपका रिलेटिवली इलास्टिक है भैया, ठीक है, डिमांड कैसा है भैया, रिलेटिवली इलास्टिक, मतलब आप प्राइस को 1 रुपए से चेंज करोगे ना, डिमांड फट से चेंज हो जाएगी, आप बढ़ाओगे तो फट से नीचे चली जाएगी, और अगर आप थोड़ा सा भी कम करोगे तो डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी। ऐसे टाइम पे यही अच्छा रहता है कि आप सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए और प्राइस को थोड़ा सा कम रखें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है। इसका मतलब ये होता है आप 1% से प्राइस चेंज करोगे, डिमांड 5 या 7% से बढ़ रही है, मतलब ज्यादा परसेंटेज से आपकी डिमांड में चेंज आ रहा है। बेटर चीज है प्राइस थोड़ी सी कम करते हैं, 10% से प्राइस कम कर दी, एकदम से क्वांटिटी 20% से बढ़ गई, अल्टीमेटली हमारा मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट का ही तो पर्पस है। ये मोनोपोली की बात कर रहे हैं, ये बात सही है कि मोनोपोली में सिर्फ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का सबसे मेन पर्पस होता है, बट कोई भी मार्केट में अगर आपको ये याद रखना है तो हमेशा याद रखना कि कहां पे प्राइस कम चार्ज करनी है और कहां पे ज्यादा चार्ज करनी है। प्रैक्टिकली जब आप समझोगे इस तरीके के एग्जाम्पल के साथ, आप बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को रिलेट कर पाओगे इकोनॉमिक्स के साथ। चलिए फिर बात करते हैं प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। मैंने ऑलरेडी बता दिया आपका, तो प्राइस एंड आउटपुट को डिटरमाइन करने के लिए आपका भैया क्या होता है, भैया आपको दोनों चीजों को सेम टाइप पे कंट्रोल नहीं कर सकते। सिंगल प्रोड्यूसर, एक ही प्रोड्यूसर होता है, ही कैन कंट्रोल आइदर प्राइस और सप्लाई। देखो भैया ये रहा आइदर प्राइस और सामने रहा और सप्लाई, ठीक है, बट ही कैन नॉट कंट्रोल बोथ एट द सेम टाइम। भैया सेम टाइम पे दोनों को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट इज अ सोल ऑब्जेक्टिव। भैया एक ही मेन ऑब्जेक्टिव है, कौन सा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। तो अभी अपन इस कर्व को समझते हैं। इस कर्व को समझने के लिए मैंने आपको एक सिंपल सी चीज लिखवाई हुई थी, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूं, मैंने जो लिखवाई थी पहले वो मैं पढ़वा देता हूं, ताकि जो रेगुलर नहीं किए हैं उनको समझ में आ जाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये मैं इसकी बात कर रहा हूं।
अगर आपको क्वांटिटी डिसाइड करनी है कि कितनी सेल करनी है, तो वो आपको देखना है MR इज इक्वल टू MC देखना है। वहां पे आपको पता चलेगा कि आपको कितनी क्वांटिटी सेल करनी चाहिए। क्वांटिटी जब आपको पता चल जाए, फिर आपको देखना है AR कर्व। उस क्वांटिटी पे देखो, ये आपने क्वांटिटी डिसाइड कर ली Q, फॉर एग्जांपल ये अब आप देखोगे कि इस कर्व पे AR कर्व कहां से जा रहा है, वो आपका बनेगा प्राइस, सेलिंग प्राइस। और AC कर्व कहां से जा रहा है, AR मतलब एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, AC मतलब एवरेज कॉस्ट। इस क्वांटिटी पे AC कहां पे जा रहा है, वो आपका बनेगा एवरेज कॉस्ट। और प्राइस और कॉस्ट के बीच में जितना डिफरेंस आएगा वो बनेगा आपका प्रॉफिट। तो सबसे पहला आपका स्टेप है क्वांटिटी डिटरमाइन करने का। क्वांटिटी कैसे डिटरमाइन करोगे, MR इज इक्वल टू MC होना चाहिए। आप बोलोगे भैया ऐसा क्यों, क्यों मैं MR इज इक्वल टू MC पे ही जाऊं? सिंपल सी बात है बेटा, ये आपका MR, ये आपका MC है, ये आपका MR है। MC का मतलब क्या होता है भैया, मार्जिनल कॉस्ट। और MR का मतलब क्या, कॉस्ट कितनी लग रही है, और एक प्रोडक्ट को एडिशनली सेल करने की आपको रेवेन्यू कितना मिल रहा है, इसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। चलो अब मार्जिनल कॉस्ट फॉर एग्जांपल 10 रुपए है, 10 नहीं ज्यादा लेते भैया, 12 रुपए है, आपका मार्जिनल रेवेन्यू है 10। 11 रुपए है, आपका मार्जिनल रेवेन्यू है 10। 12 अरे 10 रुपए आपका मार्जिनल रेवेन्यू 10। आपका MC है भैया 8, आपका MR है 10। आपका MC बन गया 6, आपका MR है 10। आपका MC फिर से बन गया 8, MR है 10। आपका MC बन गया 10, आपका MR है 10। आपका MC बन गया 12, आपका MR है 10। आपका MC बन गया 14, आपका MR है 10। अब यहां पे आपको मैंने क्या बोला, आउटपुट कितना है, आउटपुट कितना होना चाहिए, MR इज इक्वल टू MC। अच्छा अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे MR इज इक्वल टू MC, आप बोलोगे आइला सर इधर हो रेला है, आइला सर इधर भी हो रेला है, तो अब मैं इधर रुकूं कि इधर रुकूं? अब आप मेरे को प्रैक्टिकली बताओगे, ठीक है, आप ही आंसर दोगे। ये इकोनॉमिक्स में सब चीजें दी हुई ना, एकदम सिंपल वाली, एकदम लल्लू वाली चीजें दी है जो आप इजीली समझ सकते हो। अब मेरे को ये बताओ, ये बताओ, आप बिजनेस, आप कॉमर्स लिए हो, ठीक है, तो आपका दिमाग एकदम से शार्प चलता है बिजनेस में, हाँ भैया चलता है भैया। जेब में पैसे 1 रुपया नहीं, बात कर दे करोड़ों की, बट फिर भी पता तो चलता है ना। चलिए अब आ जाइए, आपने एक प्रोडक्ट बनाने का सोचा, हाँ ठीक है, आपने उसको बनाया, कितनी कॉस्ट लगी, 12 रुपए की, और आपने उसको बेचा तो मिला 10। आप घर पे आगे हो गए निराश, हो गए कि नहीं, हाँ। आपने सोचा मैं कुछ भी करेगा, मैं इंप्रूवमेंट करेगा, बट मैं क्या करेगा, प्रोडक्ट को बेचेगा सही और प्रॉफिट कमाएगा। आपने इंप्रूवमेंट किया, आपकी कॉस्ट लगी 11, आपने बेचा 10। फिर से आप थोड़े से निराश बट मोटिवेशन के साथ, कोई बात नहीं मैं और कम करूंगा और मैं प्रॉफिट कमा के लेके आऊंगा। आप फिर आ गए भैया, आपने 10 रुपए में उस प्रोडक्ट को बनाया, आपने बेचा 10 रुपए में। अभी आप क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, आपको लगा भैया अभी मैं थोड़ा बहुत अच्छा जा रहा हूं क्योंकि मैं कॉस्ट तो एटलीस्ट कवर कर पा रहा हूं। फिर आपने दूसरे दिन, अब मेरे को ये बताओ, क्या आप इधर रुक जाओगे? आप या ऐसा सोचे कि बस अभी मेरे को नहीं बनानी प्रोडक्ट, अभी मेरे को प्रोडक्ट बनानी ही नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरा MR इज इक्वल टू MC आ गया। प्रतीक भैया ने सिखाया था MR इज इक्वल टू MC आ जाए तो भैया वहीं पे रुक जाना। अब जैसे ही घर पे जाओगे, आपकी बीवी को बोलोगे, बीवी बोलेगी क्या हुआ बेटा, बेटा नहीं बोलेगी, प्यार से तो कुछ भी बोल सकती है भैया, ठीक है, तो आपको कुछ भी बोलेगी, ठीक है, कि क्या हुआ, ठीक है, आपको बोलेगी क्या हुआ, मेरे को बताओ मेरी जान क्या हुआ, ठीक है, तो आप बोलोगे मैंने ना, प्रतीक भैया ने बोला ऐसे, मैंने क्या किया, MC इज इक्वल टू MR करके मैंने प्रोडक्शन को बंद कर दिया और मैं घर पे आके देख रहा हूं तो मेरा घाटा हो गया। आपकी जान ने पूछा जान कैसे घाटा हुआ, बोला पहले मैंने 12 रुपए में बनाई प्रोडक्ट, 10 पे बेची, फिर मैंने 11 पे बनाई, 10 पे बेची, ठीक है, 2 बार आपकी बीवी ने कान के नीचे खींच के लगा दी। फिर बोला रुको तो सही, मैंने 10 पे बनाई, 10 पे बेची, ठीक है, फिर बोले फिर क्या हुआ, फिर कुछ नहीं मैं घर आ गया। काई को, प्रतीक भैया ने बोला था MR इज इक्वल टू MC। अरे मेरे भाई सुनो, पूरा सुनने का, ठीक है, फिर आपकी बीवी मारे मेरे को मत बोलने का। अब देखो मैंने इतना नहीं बोला था MC इज इक्वल टू MR, बट ये भी बोला था साथ में कि अगर नीचे से कर्व कट कर रहा है ना वो, अब नीचे से कैसे कट करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, अब सोचो आप रियल लाइफ में यहाँ पे खड़े हो, 10 रुपए में प्रोडक्ट बना रहे हो, 10 रुपए में बेच रहे हो, आपको पता है कि आप डे बाय डे अपनी कॉस्ट को कम करते जा रहे हो। अब आपको पता है कि अगर आप और काम करोगे तो आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 8, अब बेचो में 8 हो जाएगी कॉस्ट।
अब बेचोगे कितने में? 10। तो अब आप सोच रहे हो कि मैं आगे जाऊं कि ना जाऊं। अब मेरे को ये बताओ कि क्या आप यहां पे रुकोगे कि नहीं रुकोगे? क्या प्रोडक्शन बंद कर दोगे कि नहीं करोगे? ऑब्वियसली नहीं करोगे, प्रोडक्शन बंद नहीं करोगे, यानी प्रोडक्शन आप चालू रखोगे। काई को भैया? क्योंकि आपको पता है कि मेरी कॉस्ट कम होने वाली है, मेरे को प्रॉफिट होने वाला है भैया, जिंगा लाला हूं, मेरे को प्रॉफिट होने वाला है। तो आप क्या करोगे? और प्रोडक्शन करोगे। हाँ, यहाँ पे रुकोगे? नहीं रुकोगे। आपने फिर से बनाया 6 रुपए की कॉस्ट, 10 रुपए में बेचा, और प्रॉफिट भैया, और ज्यादा खुश हो गए भैया आप तो, ठीक है, और ज्यादा खुश हो गए। अब देखो, अब आप जिस चीज का 3 का पैकेट लेके जा रहे हैं, अब आप उसका 10 का पैकेट लेके जा रहे हो। मैं चॉकलेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब आप पहले 3 अपनी बीवी के लिए चॉकलेट लेके जा रहे थे, अब 10 लेके जा रहे हो चॉकलेट, चॉकलेट खाने वाली, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, 8 का कॉस्ट बन गया, 10 में बिका, आप खुश हो, ठीक है, क्योंकि आपका प्रॉफिट में जा रहा है, भले ही प्रॉफिट कम हुआ। जैसे ही 10 पे आया, आप फिर से सोच पे पड़ गए, क्या मैं प्रोडक्शन करूं कि ना करूं? आपने सोचा कि अगर मैं नेक्स्ट प्रोडक्शन करूंगा तो मेरी कॉस्ट कितनी जाएगी? 12, बेचूंगा कितने में? 10। नहीं बाबा नहीं, हम इधर ही रुकेंगे। तो इधर ही क्या करता है भैया, इधर अपना प्रोडक्शन क्या कर देगा? बंद कर देगा, यानी कि यहां तक आएगा, यानी कि MC इज इक्वल टू MR। जब ये बनेगा ना, तब यहां पे रुकेगा, ठीक है। तो यहां पे रुकेगा। आप बोलोगे भैया MC इज इक्वल टू MR, ये सेकंड वाला कैसे पता चलेगा? अगर कोई भी ग्राफ होगा ना, देखो, तो MR का कर्व कुछ इस तरीके से आता है, हाँ भैया। MC कर्व यू शेप का होता है, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से। तो पहले ये क्या है? MC, ये है MR। तो MC पहले कम हो रहा है, इसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स, बढ़ रहा है, उसे बोलते हैं डिस इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब कम हो रहा है, तब आप यहाँ पे आओगे और आप सोचोगे मैं प्रोडक्शन करूं कि नहीं। आप बोलोगे अल्लाह, कॉस्ट तो कम जा रही है, करना पड़ेगा। यहाँ पे आप जैसे पहुंचोगे, आप फिर से सोचोगे मैं प्रोडक्शन करूं कि नहीं। अल्लाह, ये तो प्राइस ऊपर जा रही है, अब नहीं करेगा मैं प्रोडक्शन, कॉस्ट ऊपर जा रही है रेवेन्यू से, क्योंकि पहले कम जा रही थी इसलिए करा। फ्यूचर का देख के अपन डिसीजन लेते हैं। तो ये वाला आपका क्या बनेगा? MR इज इक्वल टू MC, और ये आपका क्या बनेगा? क्वांटिटी डिसाइड करेगा। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया। क्वांटिटी कैसे डिसाइड करोगे? क्वांटिटी डिसाइड होने के बाद आप क्या करोगे? प्राइस डिसाइड करोगे। कैसे? AR कर्व से। कॉस्ट कैसे डिसाइड करोगे? AC कर्व से। चलो अभी आ जाते हैं जहां पे अपन अपना मस्त वाला डायग्राम देख रहे थे। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो टाइम लग सकता है, ठीक है। और अगर 2 सेशन लेने की जरूरत पड़ेगी तो 2 सेशन लेंगे, बट पढ़ेंगे एकदम से आराम से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छी तरीके से अपने को करना है, ठीक है बेटा। कोई भी अगर डाउट आता है तो मेरे को पूछ लीजिएगा, बट करेंगे एकदम से शिद्दत से, शान से, मजेदार से करेंगे। जान ने जान ले लिया, ठीक है। देखो यही एग्जाम्पल मैंने यहीं पे दिया हुआ है। चलो हटा, साउंड की घटा। अब मैं इसको बनाता हूं भैया। ये कर्व ना अपन इधर बनाते हैं, ये बनेगा ये कर्व, यहां से शुरू होगा, ये MR कर्व है, ये AR कर्व है, ठीक है। आप बोलोगे भैया AR ऊपर क्यों रखा? AR इसलिए बेटा ऊपर रखा क्योंकि अगर आपने आगे के रिवीजन देखे होंगे, आगे के लेक्चर्स देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि जब MR का मतलब होता है एडिशनल रेवेन्यू, ठीक है। एडिशनल रेवेन्यू अगर 10 रुपए से बढ़ी, बट आपने क्वांटिटी टोटल प्रोड्यूस की 10, तो 10 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, तो आपका AR सिर्फ 1 रुपए से बढ़ेगा। इसलिए जब डाउनवर्ड स्लोप में जा रहा है तब MR ज्यादा रिएक्ट करेगा, अपवर्ड MC जा रहा है तो MC ज्यादा रिएक्ट करेगा। आपको पता होना चाहिए एवरेज से ज्यादा मार्जिनल ज्यादा रिएक्ट करता है, क्योंकि वो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट की दिखाता है, और AC जो टोटल प्रोडक्ट की दिखाता है। तो डिवाइड बाय आप 10 करोगे तो सिर्फ 1 रुपए का चेंज आएगा, और यहाँ पे MR में टोटल 10 रुपए का चेंज आएगा। समझ में आ रहा है? लेट्स गो। ये हो गया MR और AR, ठीक है। अभी अपने को देखना है भैया कौन सा कर्व। आप बोलोगे भैया MC इज इक्वल टू MR करना है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू MR करना है, तब अपने को क्वांटिटी डिसाइड करनी है। चलो भैया कर देते हैं। तो ये आपका बनेगा कुछ MC कर्व। अब आप मुझे बताओ कि कहां पे टकरा रहा है। आप बोलोगे भैया यहां पे टकरा रहा है, ये वाला पॉइंट, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी अपन नीचे लिखते हैं एक्स एक्सिस में। तो क्वांटिटी डिसाइड हो गई, हाँ भैया हो गई। बट भैया प्राइस आप बोले थे AR, तो इस पे सीधी लाइन अगर मैं ऊपर ड्रॉ करूं तो AR कब मिल रहा है मेरे को? देखो, अगर मैं यहां से सीधा जाऊंगा ना ऊपर से, अब मेरे को देखने का AR मेरा कहां पे टकरा रहा है? डैश, इधर। इधर मेरी क्या आएगी? प्राइस आएगी। अब प्राइस कैसे होती है भैया? वाई एक्सिस पे होती है, तो उस तरफ अपन ड्रॉ कर लेंगे। जैसा देखो इस तरीके से, इधर आ गई प्राइस, ठीक है। अब इसको मैं किधर? इधर लेके जाऊं, तो ये मेरी क्या बन गई? ये मेरी बन गई प्राइस, ये मेरी बन गई क्वांटिटी। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले MR और MC को देखा, क्वांटिटी डिसाइड की, फिर AR को देखा। अब देखेंगे AC को।
एसी को देखेंगे तो अपने को क्या पता चलेगी, कॉस्ट पता चलेगी। एसी का कर्व जैसे मैंने बोला था डाउनवर्ड जाएगा तो भी एमसी ज्यादा डाउन जाएगा, अप जाएगा तो भी एमसी ज्यादा अप जाएगा, क्योंकि ज्यादा रिएक्ट करता है, डाउन जाए या अप जाए एमसी एंड एमआर ज्यादा रिएक्ट करता है कंपेयर टू एसी एंड एआर। ठीक है, अब देखो डाउनवर्ड जा रहा है तो वो ज्यादा गया, इसलिए मैंने इसको राइट साइड रखा। अब जब अपवर्ड जाना है भैया, अपवर्ड जाना है, ठीक है, अब अपवर्ड जाना है तो भी वो ज्यादा जाएगा। मैं क्या अपवर्ड जाना है अल्लाह, ठीक है, अपवर्ड जाना है तो भी एमसी देखो ज्यादा अप जा रहा है, ये थोड़ा कम जा रहा है, इसलिए मैंने इस तरफ रखा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, ये एमसी कर्व अल्लाह एसी कर्व। अब देखो ये क्वांटिटी पे एसी कहां पे आ रहा है भैया, यहां पे आ रहा है, ये वाला एसी आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कॉस्ट बोलूंगा। चलिए इसको मैं इधर लेके जाता हूं, क्वांटिटी पे, जिस क्वांटिटी पे अपना, इस क्वांटिटी पे जहां पे एसी आ रहा है उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट। तो ये क्या बन गया, कॉस्ट। ठीक है, इतनी क्वांटिटी आप बेचोगे, हाँ भैया बेचेंगे, ठीक है, इसको जीरो लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ, कॉस्ट की जगह इन्होंने क्या नाम दिया है, एस दिया है शायद, इसको आर दिया है, एक मिनट रुको, जो नाम दिया ना वही मैं दे देता हूं, क्यू दिया है, पी एस आर क्यू, और इसको एम दिया है, इसलिए ताकि आपको मैं वही नाम से समझाऊं, आप गड़बड़ी ना कर, तो मैं अलग नाम लूंगा, आप हड़बड़ा जाओगे। ये क्वांटिटी को क्या दिया है, क्यू दिया है ना, अब मेरे को ये बताओ बेटा, अब मेरे को ये बताओ टोटल रेवेन्यू कितना हुआ भैया, ओ पी आर एम, ये क्या हुआ, टोटल रेवेन्यू हुआ कि नहीं, हाँ भैया टोटल रेवेन्यू हुआ। टोटल रेवेन्यू में से कॉस्ट कितनी हुई, ये वाली ओ एस क्यू एम, इतनी कॉस्ट हुई, हाँ। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू में से कॉस्ट को निकालेंगे तो प्रॉफिट कितना बचेगा, पी आर क्यू एस, इतना प्रॉफिट बचेगा कि नहीं, हाँ भैया बचेगा। ठीक है, अगर मेरे को टोटल रेवेन्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, क्वांटिटी इनटू प्राइस करूंगा, तो क्वांटिटी कितनी, ओ एम इज माई क्वांटिटी, तो ओ एम इंटू मैं क्या करूंगा, ओपी इज माई प्राइस, तो इंटू मैं क्या करूंगा, ओपी करूंगा, ये मेरे को क्या मिल गया, टोटल रेवेन्यू। अगर मेरे को एबनॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट। ठीक है, तो ये, और एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है कि कॉस्ट ग्रेटर देन रेवेन्यू। ठीक है, मैंने आगे लिखवाया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब देखो यहाँ पे देखो, अब मेरे को एबनॉर्मल प्रॉफिट ढूंढने के लिए मैंने क्या किया, पहले रेवेन्यू लिख दिया, अब मैं कॉस्ट लिखूंगा। कॉस्ट कैसे लिखूंगा, क्वांटिटी इंटू कॉस्ट पर यूनिट, क्वांटिटी कितनी ओ एम, इंटू कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, ओ एस। आई होप आपका इतना समझ में आ गया, हाँ भैया। अब देखो रेवेन्यू का मतलब कितना हुआ, ओ पी आर एम हुआ, मैंने ऊपर वाला जो बोला था, ओ पी आर एम। ठीक है, ओके, माइनस क्या होगा, ओ एस क्यू एम होगा, ओ एस क्यू एम। ठीक है, अगर हम ऊपर वाला ये जो है, ये ऊपर वाला जो है, इतना वाला, इसमें से अगर हम इतना वाला हटाएंगे, ये वाला, तो आपको कितना बचेगा, ये वाला बचेगा, समझ में आता है। ठीक है, तो वो क्या बचेगा भैया, आप देख लो, वो क्या बच रहा है, पी क्यू आर एस बच रहा है, तो इसे अपन बोल सकते हैं पी क्यू आर एस, एबनॉर्मल प्रॉफिट आपका। हाँ भैया, देखो ओ पी आर एम, ओ एस क्यू एम, उसमें से आप कॉमन कॉमन हटाओगे तो भी क्या बनेगा, पी क्यू आर एस। तो वही चीज आपको यहाँ पे समझाई हुई है। ठीक है, वही चीज आपको समझाई हुई है। ठीक है, देखो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया, एबनॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, और एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है टोटल कॉस्ट ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो ये भी आप जरूर से लिख लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरीके से, देखो यही डायग्राम उन्होंने ड्रॉ किया है। पहले इन्होंने क्या किया, क्वांटिटी डिसाइड कर ली। ठीक है, क्वांटिटी डिसाइड कर ली यहाँ पे, फिर उन्होंने ए आर जहां पे जा रहा है वो प्राइस, एसी जहां पे जा रहा है वो क्या भाई कॉस्ट बन गई, और बीच वाला आपका क्या बन गया, प्रॉफिट बन गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा, बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं डिओपोली मार्केट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं, डिओपोली मार्केट के बारे में बात करते हैं। डिओपोली मतलब क्या, दो सेलर, टू प्रोड्यूसर और टू फर्म, इसमें कुछ ज्यादा दिया नहीं है। बात करते सीधा ओलिगोपोली मार्केट के बारे में बेटा, बात करते हैं। ओलिगोपोली मार्केट कहां से आया, ग्रीक वर्ड से आया, ओलिजो मतलब फ्यू, ठीक है, और पोलियन का मतलब क्या होता है, सेलर, जैसे मैंने आपको बताया फ्यू सेलर। ठीक है,
अच्छा, शुरुआत करते हैं। ठीक है, ओलिगोपोली के बारे में एक सेकंड में बस पानी पी लेता हूं। लेट्स गो। ओलिगोपोली मार्केट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जहां पे कुछ ही सेल्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, आपको होमोजीनियस प्रोडक्ट मिल जाते हैं, बट उसमें क्या होता है भैया, स्लाइटली आपको डिफरेंस मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको चेंजेस मिलता है। इच फर्म प्रोड्यूस लार्ज पोर्शन ऑफ द आउटपुट। हर एक क्या कहें, देखो कुछ ही फर्म है तो सब क्या करेंगे, सब जितना हो सके उतना ज्यादा प्रोड्यूस करने का ट्राई करेंगे। होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलेगी, बट मे बी डिफरेंस, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंट आपको देखने को मिल सकता है। फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, लेस नंबर ऑफ फर्म, बहुत कम फर्म होगी। इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, इंटरडिपेंडेंस मतलब एक का डिसीजन क्या होगा, दूसरे के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहेगा। अब देखो, अगर हमने एग्जांपल लिया था कार्स के बारे में, ठीक है, कार की इंडिया में कितनी सारी कंपनियां हैं, ठीक है, 5 से 6 कंपनियां कार को बेचती है। फ्यू सेलर है, फ्री प्रोड्यूसर है, ठीक है, मतलब कुछ ही फर्म है, कुछ ही प्रोड्यूसर है। तो सब क्या कहिए, इंटरडिपेंडेंस होता है। मतलब अगर टाटा ने ऐसा ही डिसाइड किया कि हम इलेक्ट्रिक कार को बना रहे हैं, तो सब बनाने लग जाएंगे। अब कोई ऐसा डिसाइड करेगा कि सनलाइट से चले, ऐसा हम कार बनाएंगे भैया, ऊपर सनरूफ में मतलब ऐसा लगा दो भैया, उससे क्या होगा, चार्ज होता रहेगा और कार चलती रहेगी बिना कोई पैसों के भैया, वैसे ही चाल कार क्या होगी, चलती रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरे भी उसको डिसीजन को फॉलो करेंगे, क्योंकि भैया फ्यू सेलर है, 5-6 लोग या 8-10 लोग हैं। अगर एक बंदे ने कुछ एडिशनल चीज, अच्छी चीज लेके आ गया, तो भैया क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो मार्केट लेके जाएगा। तो बाकी वाले भी क्या करते हैं, निगरानी रखते हैं, भाई वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। जैसे वो कुछ अच्छा चीज लेके आया, धड़ाक से कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, थर्ड वन इज सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट का होता है। कॉस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा सेलिंग कॉस्ट का होता है, क्योंकि कुछ ही फर्म है और मार्केट पूरा बड़ा पड़ा है। ठीक है, तो अगर इतने बड़े मार्केट में अगर ज्यादा मेरे को प्रॉफिट अर्न करना है, तो मुझे उन 5-6 लोग या 8 जो अदर सेलर है, उससे मेरे को अच्छा दिखाने के लिए मुझे सेलिंग कॉस्ट ज्यादा करनी पड़ेगी, यानी कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट मेरी यहाँ पे ज्यादा होगी। ओलिगोपोली इज दैट वी कैन सी दैट हाईएस्ट एक्सपेंडिचर, जितने भी एक्सपेंस होते हैं ना, सबसे ज्यादा सेलिंग का होता है। आ जाइए नेक्स्ट वन, अनसर्टेनिटी। ठीक है, यहाँ पे डिमांड करो अनसर्टेन है, पूरा का पूरा अनसर्टेन है। ऐसा नहीं है भैया कि आपने प्राइस कम कर दी, डिमांड बढ़ गया, या फिर कभी कभी आपने कुछ लेके आ गए, डिमांड बढ़ गया या डिमांड कम हो गया, भैया यहाँ पे पूरा अनसर्टेन है। ठीक है, अब अनसर्टेन क्यों है, पहली बात तो कुछ ही लोग यहाँ पे हैं। दूसरी चीज, जैसे ही कोई नई चीज आती है, ठीक है, इवन आपने प्राइस कम रखा है, लोग उसको देखे बिना सीधा नई चीज को परचेज करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, कई बार आपकी प्राइस एकदम से बढ़ जाएगी, कई बार से कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर के व्यू काफी मैटर करते हैं। मतलब अगर किसी पर्सन को एवरेज वाली कार चाहिए तो वो मारुति सुजुकी की ओर जाएगा। अगर किसी पर्सन को भैया सेफ्टी वाली कार चाहिए तो वो टाटा और होंडा की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है भैया, प्राइस से चेंज जरूर से आएगा, बट यहाँ पे अगर बात करें तो डिमांड जो रहती है वो कब किसकी बढ़ जाती है पता नहीं चलता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो डिमांड कर्व रहेगा पूरा अनसर्टेन रहेगा। फिफ्थ वन इज अ रिजिड प्राइस। नॉर्मली रिजिड का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं बोलते यार तेरी सोचना बहुत रिजिड है। रिजिड का मतलब तू ना चेंज नहीं होता जल्दी से, सोच नहीं बदल, सोच बदल थोड़ी, हम ऐसा बोलते हैं ना। रिजिड मतलब चेंज करना। यहाँ पे लोग ना, मतलब जितने भी सेलर है रिजिड रहते हैं, मतलब प्राइस को जल्दी से चेंज नहीं करते। ठीक है, फॉलो रिजिड प्राइस, विल नॉट चेंज द प्राइस, दे विल फॉलो द रिजिड प्राइस। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे हमने बात कर ली, ठीक है, फीचर्स के बारे में। ओलिगोपोली में सबसे पहला लेस नंबर ऑफ फर्म, दूसरा इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे, सेलिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा होगी, अनसर्टेनिटी यहाँ पे रहेगी डिमांड की, और डिमांड का भी उस तरीके से रहेगा, और रिजिड प्राइस मतलब जल्दी से जल्दी प्राइस चेंज नहीं करते। फिर हम बात करते हैं बेटा प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट में हम कैसे प्राइस एंड आउटपुट को डिटरमाइन करेंगे। देखो भैया, सारे टॉपिक एक तरफ, ये वाला टॉपिक एक तरफ। ठीक है, इसमें आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, जो लिखा उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कोई बहुत बड़ी थियरी आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो जितना दिया है उतना ही आपको पढ़ना है और आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आ जाइए। सबसे पहला
कॉर्नोट्स डिओपोली मॉडल, कॉर्नोट डिओपोली मॉडल क्या कहता है भैया, 2/3 ऑफ द आउटपुट कॉम्पिटिटिव आउटपुट एंड 2/3 ऑफ द प्रॉफिटेबल प्राइस, यानी कि मोनोपोली प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको बोले कि आउटपुट कितना होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए भैया 2/3 ऑफ द कॉम्पिटिटिव आउटपुट एंड द प्राइस होना चाहिए 2/3 ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल, ठीक है, प्राइस, यानी कि आपका मोनोपोली प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉर्नोट, each duopolist believe that the regardless of his action, the effect upon the market of the product, the other firm will go on producing the same commodity। मतलब मेरे डिसीजन से सामने वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं कुछ भी प्रोड्यूस करूं, सामने वाला अपने हिसाब से ही प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, ऐसा कहना चाहता है कॉर्नोट्स डिओपोली मॉडल। दूसरा, सेकंड पे आ जाते हैं, स्टेगलबर्ग डिओपोली मॉडल। ये 2/3 वाला पूछा जाता है, तो याद रखना 2/3 मतलब कोरनोट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2/3 कोरनोट्स, 2/3 कोरनोट्स, 2/3 कोरनोट्स, समझ में आया? स्टेगलबर्ग डिओपोली मॉडल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है भैया, इनकॉर्पोरेट द डिसीजन लेवल ऑफ हिज राइवल। स्टेकलबर्ग में क्या है भैया, एक लीडरशिप और फॉलोअर का क्या होता है, रिलेशन होता है। मतलब एक एक कंपनी है जो बॉस है, वही सब चीजें चलाती है भैया, वो ही क्या करती है, सब चीजें चलाती है। मतलब वो जैसे जैसे डिसीजन लेगी, सारी चीजें क्या करेंगे, उसको भैया फॉलो करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक लीडर होगा और उसके डिसीजन को क्या करेंगे, उसके राइवल्स यानी कि उसके कॉम्पिटिटर्स, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है राइवल्स यानी कि उसके कॉम्पिटिटर्स क्या करेंगे बेटा, उसको फॉलो करते जाएंगे। इसलिए इसे क्या कहते हैं, लीडर एंड फॉलोअर्स रिलेशंस यहाँ पे इमर्ज होते हैं, मतलब बनते हैं। थर्ड वन, ठीक है, थर्ड वन पे आ जाते बेटा, बैटरेंट डिओपोली मॉडल। ठीक है, बैटरेंट डिओपोली मॉडल कहना ये चाहता है कि जितने भी प्रोड्यूसर है ना, वो सब अपनी जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस, उसको लोएस्ट लेके आना चाहेंगे। और कब तक जाएंगे लोएस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से तो नीचे कोई भी नहीं जाएगा, बट कहना चाहता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक वो अपनी प्राइस को कम करने का ट्राई करेंगे। क्यों, क्योंकि कुछ ही सेलर है, अगर कंपटीशन में उनको गिरा दिया और अगर अपन आगे आ गए तो भैया यहाँ पे अपन पूरा मार्केट ले सकते हैं। ठीक है, ईच प्रोड्यूसर कैन ऑलवेज लोअर द प्राइस, प्राइस लोअर करने का ट्राई करेगा अंटिल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे नहीं जाएंगे, अंटिल मतलब तब तक जाएंगे। ठीक है, चलिए आज फिर बात करते हैं एज ग्रोथ मॉडल। एज ग्रोथ मॉडल ये सिंपल सी बात ये कहना चाहता है कि भैया अगर मैंने प्राइस डिसाइड किया कि मैं अपनी कार को 9 लाख रुपए में बेचूंगा, मैं 9 लाख रुपए में बेचूंगा, बट मैंने देखा सेम कार टाटा ने बनाई और टाटा 8 लाख पे बेच रहा है। ठीक है, मैंने प्रण ले लिया था, मैंने डिसीजन ले लिया था भैया मैं 9 लाख पे ही बेचूंगा, बट देखा अल्लाह टाटा 8 पे बेच रहा है। फिर मैंने सोचा गोली मारे अपने डिसीजन को, वो कर रहा है उसे फॉलो करो, उसे बोलते हैं एज ग्रोथ मॉडल। दूसरे को फॉलो करो, विल कंटिन्यू टू चार्ज द सेम प्राइस एज ही इज जस्ट डूइंग। जो वो कर रहा है वही प्राइस हम चार्ज करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट प्राइस ही हिमसेल्फ सेट इन। मैंने खुद ने जो प्राइस डिसाइड की थी भैया, उसको मैं क्या कर रहा हूं, इररिस्पेक्टिव मतलब उसको मैं सोच भी नहीं रहा, और जो सामने वाले ने किया उसी को मैं क्या कर रहा हूं भैया, उसी को मैं फॉलो कर रहा हूं। देखो, विल कंटिन्यू टू चार्ज द सेम प्राइस एज ही इज जस्ट डूइंग। जो वो कर रहा है ना वही मैं करूंगा भैया। ठीक है, ठीक है, वो सामने वाला कर रहा है वही मैं करूंगा। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट प्राइस ही हिमसेल्फ सेट, मतलब मैंने खुद ने कितनी प्राइस सेट की उसको मैं कोई ध्यान में ही नहीं दे रहा। तो यहाँ पे आप लिखना हो तो लिख सकते हो। यहाँ पे ऐसा मतलब मत दिख रहा कि जो उसने चार्ज की वही फॉलो कर रहा है, दूसरे वाले की नहीं, भैया दूसरों वाले की फॉलो कर रहा है। फॉलो दूसरे की प्राइस, क्या मेरी हिंदी इंग्लिश से देखो भैया, क्लासेस भैया किस में भैया, हिंदी और इंग्लिश में, तो दोनों मैंने पूरा लिखा। ठीक है, फॉलो दूसरों की प्राइस, भैया पूरा मतलब देना पड़ेगा ना, आप बोलोगे भैया ये तो हिंदी इंग्लिश में नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। देखो इंग्लिश फॉलो और हिंदी आपका आ गया। ठीक है, फॉलो दूसरों की प्राइस, माइंड भाई आपके पास रहते रहते मैं भी थोड़ा सा ना स्मार्ट बन गया। ठीक है, कल्यूसिव ओलिगोपोली के बारे में बात करता है। ये क्या कहता है भैया, ये कहता है कि भैया एक काम करते हैं, सब फर्म साथ में आ जाओ और भैया डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, कि अहमदाबाद में सिर्फ टाटा ही बिकेगा। ठीक है, गुजरात में सिर्फ टाटा ही बिकेगा भैया, एमपी में सिर्फ होंडा ही बिकेगा। ठीक है, इसे डिसाइड कर दिया, उसे बोलते हैं कार्टेल। ठीक है, कार्टेल का मतलब होता है सब साथ में आगे भैया, इसे बोल, ये इलीगल रहता है, ये कंपटीशन को तोड़ने की बात है कि भैया हम क्या करते हैं, मोनोपोली क्रिएट करते हैं। हम 5-6 लोग हैं, 5-6 लोग मिलके आ जाते हैं और हम लोग डिसाइड कर देते हैं ये एरिया में तू बेचेगा, ये तेरे इलाका है, ये मेरा इलाका है, ये उसका इलाका है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, इसे बोलते हैं कार्टेल। इलाके वाइज हो सकता है या कार के ब्रांड, वो क्या बोलते हैं, आधा बोला मैं, ब्रांड बोल रहा था। ठीक है, अरे यार
दिमाग हटा देते हो। क्या बोला था मैं, कार के सेगमेंट वाइज भी हो सकता है कि एक्सयूवी कौन बनाएगा, ठीक है, या एसयूवी कौन बनाएगा, सेडान कौन बनाएगा, हैचबैक कौन बनाएगा, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। मैं ब्रांड बोलने जा रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तो वो क्या होता है भैया, ऐसे भी डिसाइड हो सकता है, कार्टेल किसी भी तरीके से हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कोई भी कार हम 10 लाख से नीचे नहीं बेचेंगे, कोई भी होगी भैया, नैनो भी होगी तो भी नहीं बेचेंगे, कार्टेल हो सकता है, ये इलीगल है। तो यहाँ पे 5 चीजें, कौन सी, कैसे यहाँ पे आपको, कैसे यहाँ पे आपको भैया आपका क्या प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइन होता है ओलिगोपोली में, 5 चीजों से। एक, कोर टू थर्ड, कोर टू थर्ड, ठीक है। फिर अपन ने देखा था स्टेकल बल्ज ड्यूओपोली, उसमें क्या होता है भैया, लीडर एंड फॉलोअरशिप, लीडर एंड फॉलोअर होता है, ठीक है। फिर हमने देखा था बेट्रेंड ओलिगोपोली, मतलब हर क्या सब क्या करेंगे, कॉस्ट को नीचे लेके आने का ट्राई करेंगे टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एज ग्रोथ में क्या था भैया, एज ग्रोथ में था कि जो सामने वाला करेगा वही अपन फॉलो कर लेंगे। कल्यूसिव में क्या था भैया, कल्यूसिव में अगर अपन देखें तो वहां पे कार्टेल को फॉर्म करते हैं। फिर और ये कार्टेल एग्जांपल ओपीईसी कंट्रीज में कार्टेल होता है, ठीक है। सी लिखने के बाद कंट्रीज लिखने का क्या मतलब, ये मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि सी का मतलब ही कंट्रीज है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं, ओपीईसी का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ठीक है। तो पीछे सी का फुल फॉर्म ही सी कंट्रीज है, तो फिर भी कंट्रीज लिखा है भैया ये अपनी बुक में, वाह, ठीक है। मतलब एसएलएम मेथड, ऐसा ऐसे बोल देना, स्ट्रेट लाइन मेथड, हाँ, फिर भी ऐसे ही बोला जाता है तो भैया ठीक है, हमने भी कहीं पे लिखा होगा तो हम क्या गलती निकालें। आ जाओ भैया प्राइस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं कि कैसे अपन प्राइस को डिसाइड करेंगे। भैया ये अभी तक समझ में आया क्या, एक बार मुंडी हिला दो, मुंडी हिला दो ऐसे करके, हाँ भैया समझ में आया। मेरे को लग रहा है ये ये रिवीजन में भैया एक और सेशन तो लेना ही पड़ेगा, आज तो कैसे होगा, मतलब कुछ ज्यादा ही है ये वाला चैप्टर। कोई नहीं, अच्छे से करेंगे, बहुत तगड़ी तरीके से करेंगे। चलो, हमने अच्छा खासा पोर्शन वैसे कंप्लीट कर लिया है ना, अच्छा खासा पोर्शन हमने पूरी इकोनॉमिक्स में भी कंप्लीट कर लिया है। फिर बचाएगा क्या बोलो, बचेगा अपना मैनेजमेंट। मेरे को कितना मजा आता है पता है ये सब पढ़ाने में, क्योंकि मेरे सब फेवरेट सब्जेक्ट है। अकाउंट्स माय फेवरेट, ठीक है, लॉ फेवरेट है, इकोनॉमिक्स फेवरेट, हाँ मैथ स्टेट में थोड़ा सा मेरा का मेरे को मजा नहीं आता, ठीक है। हाँ बट अगर हाथ पे ले लिया, दिल से ले लिया, तो भैया उसको भी फाड़ के रख देंगे, बट अभी के लिए ये 3 काफी है, ठीक है, क्योंकि मैं पहुंच नहीं पाता हर जगह पे, तो ये 3 का करते हैं, अगर जरूरत है थी वो पे लेके आ जाएंगे। वैसे मैम करवा रही है तो भैया किसी के मार्केट को तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। कार्टेल करते, इधर कार्टेल करते, ठीक है, मंडली करते भैया, कार्टेल करते, हम आपके एरिया में नहीं घुसेंगे, आप हमारे एरिया में नहीं घुसेंगे, ऐसा। बाकी अगर आपको चीजें अच्छी लगती हैं तो आपको भाई बंधु को भी आप सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे इस क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। हम जल्द से जल्द फिजिकल क्लासेस भी लॉन्च करेंगे, बट पता नहीं, उसके लिए भगवान और आपका और पेरेंट्स का सबका सपोर्ट बहुत चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप भी सपोर्ट करते रहिएगा, आपको भी पता है कि कितने स्टूडेंट्स आते हैं, कितने स्टूडेंट्स है, सब चीज़ें आपको पता है, ठीक है। फिर भी मेहनत जारी है, ठीक है, आज नहीं तो कल द्वार जरूर से खुलेंगे, हमने भी जरूर से द्वार खुलेंगे। चलिए बेटा प्राइस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, प्राइस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी फर्म क्या करेगा बेटा, कॉस्ट को डिसाइड करेगा, ठीक है। कोई प्रोडक्ट बना रहा है, फॉर एग्जांपल ये एसी का रिमोट बना रहा है, ठीक है, एसी का अगर रिमोट बना रहा है तो वो क्या करेगा, प्राइस देखेगा कि इसकी कॉस्ट कितनी बन रही है। मैंने देखा कि भैया मैं ये रिमोट बना रहा हूँ, मैंने देखा 1000 रुपए का ये मेरा रिमोट बन रहा है, बट मेरा एम क्या है, मेरा एम है मुझे 20% तो प्रॉफिट अर्न करना ही है। कितना, 20% ऑन कॉस्ट, तो मेरा 1000 रुपए की कॉस्ट है, मैं प्लस 20% कर दूंगा, मैं बेचूंगा कितने पे, 1200 पे, ठीक है। ओके अनीश, ठीक है, इस बात से मैम ज्यादा मोटिवेट हो जाएगी और आपके लिए और ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाएगी। जैसे वैसे आप ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं काफी फिजिकल क्लासेस भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ऑनलाइन भी काफी पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेरे को मजा आता है एकदम से,
आप जैसे रिएक्ट करते हो ना, ठीक है, आप मेरे को आंसर करते रहते हो तो मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को लग रहा है नहीं आप बैठे हो पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आपके साथ रहने का भी मजा कुछ अलग है भाई, ठीक है। जैसे ऐसा लगता है कि मैं अपने फ्रेंड्स को मिलने आया हूं, मैं लेक्चर को बर्डन ही मेरे को लगता ही नहीं है, मेरे को ऐसा लगता नहीं अब आपसे मिल रहा हूँ ना, ठीक है, आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, आपसे बात करता हूँ, तो एकदम से मन फ्रेश हो जाता है, तो मेरे को लेक्चर अच्छा लगता है, ठीक है। फिर अब आता है बेटा लिमिट प्राइसिंग। लिमिट प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि अपन क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन से भी क्या लेके जाएंगे, लोअर देन एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी अपन नीचे लेके जाएंगे। अब ये लिमिट प्राइसिंग क्यों सेट करते हैं पता है, एंट्री बैरियर के लिए। मतलब अगर कोई मेरे को लग रहा है कि भाई मैं 1000 रुपए में रिमोट बना रहा हूं और मेरे को लगा कि यार कोई कंपनी आ रही है जो एसी के रिमोट बनाएगी, बट मेरे को उसको घुसने ही नहीं देना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले 1200 में बेच रहा था, क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के हिसाब से मैं चल रहा था। अब मैंने सोचा मैं इतनी प्राइस नीचे गिरा दूंगा, भले ही मेरे को लॉस हो, बट मैं उसको नहीं घुसने दूंगा। मैंने 800 रुपए में बेचना शुरू कर दिया, सामने वाला देखता रह गया भाई 1000 रुपए में 1100 रुपए में मेरा बन रहा है, ये 800 में कैसे बिक रहा है। वो कुछ समय तक टिकेगा, लॉस करेगा, निकल जाएगा। जैसे बोलते हैं लिमिट प्राइसिंग लोअर देन द एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको अट्रैक्ट करने के लिए पहले बुलाता हूं, भैया 2 लेक्चर को अटेंड करिए, सिर्फ 50 रुपए 100 रुपए, ठीक है। दूसरे 2 अटेंड करने के लिए आपको बहुत मजा आ गया, अच्छा लगा, मैं बोलूंगा भैया एक काम करो, अभी 2 लेक्चर के 1000 रुपए। मतलब पहले क्या करते हैं, कम प्राइस करते हैं, कम चार्ज करते हैं, उनको हैबिट बना देते हैं, और फिर भैया ज्यादा। जियो की बात, जियो पहले 200-300 में, पहले फ्री में, फिर 200-300 में, 200 में 3 महीना, 300 में 3 महीना, 400 में 3 महीना, 500 में 3 महीना, 600 में, 700, अभी 800, 800, 900, 900 रुपये 3 महीने। दिमाग है भाई, ठीक है। तो अभी क्या करा, प्राइस पहले अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट करने के बाद हम घुसते चले गए। पहले आदत थी 1 GB यूज करने की 28 दिन में, अब तो भैया इनकॉग्निटो मोड रोज खोलते हो, तो अब क्या हो जाता है भैया, ठीक है। तो अब क्या हो जाता है भैया, आपका डेली का 1 GB उड़ जाता है, तो अब आपको हैबिट से बन गई है, ठीक है, ऐसे ठरकी हो चुके हो अभी आप। तो अब क्या करोगे भैया, आपको ज्यादा नेट चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। फिर आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अलग अलग पर्सन से अलग अलग चार्ज करो, मेरी मर्जी। आप आए, आपसे 2000 लिए, आपकी गर्लफ्रेंड है उससे 5000 ले ली, मेरी मर्जी, नहीं अच्छा लगा मेरे को, ले लिया ज्यादा, ठीक है। प्राइस डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्राइस। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऐसा भी हो सकता है, देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 3 डिग्री से हो सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 3 डिग्री से हो सकता है, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, ठीक है। डिग्री 1, डिग्री 2 और डिग्री 3 तीनों अलग अलग चीज है, अपने को आगे पढ़ना है, बट ले हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, एज वाइज कर सकते हैं, पेइंग कैपेसिटी वाइज कर सकते हैं, ठीक है। डिग्री 1 क्या कहता है, डिग्री 1 कहता है भैया पेइंग कैपेसिटी वाइज आप जो चार्ज करते हो ना, मतलब मेरे को लगा कि ये ना बेचारा गरीब है, 500 रुपए की मैं सेल कर रहा हूँ, जाने दो यार, कोई बात नहीं, उसको जरूरत है, कहीं और से प्रॉफिट कमा लेंगे, भगवान दे देगा, ले जाओ यार 300 में, कोई बात नहीं, आपको जरूरत है, हम समझते हैं 300 में लेके जाओ। वही चीज एक ऐसा पर्सन आया, ठीक है, ठीक है, वो 3 इडियट में वो पर्सन नहीं होता, ठीक है, अल्लाह, ठीक है, वो क्या होता है, सिंगापुर के शूज $3000। अब ऐसा पर्सन उतरेगा तो हम 500 की चीज 5000 में नहीं बेचेंगे भैया, 5000 में उसको चिपका देंगे, ठीक है। तो वो क्या हुआ, हमने क्या किया, पेइंग कैपेसिटी वाइज हमने क्या किया, प्राइस डिस्क्रिमिनेट किया, ठीक है। तो वो अपन नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री भी उसमें आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसमें परचेज लिमिट सेकंड डिग्री है, मतलब आप कितना क्वांटिटी में परचेज कर रहे हो। थर्ड डिग्री कोई भी अदर बेसिस के ऊपर, यानी कि एज के ऊपर है, या फिर जेंडर के ऊपर है, यानी कि सेक्स के ऊपर, ठीक है, सेक्स यानी जेंडर, ठीक है, तो उसके ऊपर है, तो उसे अपन बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग प्राइस का चार्ज करना। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, 10,000 की जगह 9999, जैसे हमारे कोर्स की भी प्राइस कुछ ऐसे ही रहती है भैया, हम भी इसका यूज करते हैं, आपको पता नहीं होगा, हम इसका यूज करते हैं। साइकोलॉजिकल प्राइस कोई भी यूज करता है, अभी तो सभी ब्रांड यही यूज कर रही है भैया, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 9999 भैया, 10,000 नहीं ले रहे हम, क्लासेस का 10,000 से भी कम ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 999, हाँ, ठीक है। तो ये होता है भैया, ये सब कर रहे हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, अब इकोनॉमिक्स हम पढ़ा रहे हैं तो हम भी कुछ यूज करेंगे कि नहीं करेंगे भाई, हमसे ऐसी नॉलेज को क्या करेंगे, नॉलेज को कुछ यूज तो करेंगे कि नहीं। डायनेमिक प्राइसिंग भैया, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग रहता है, मतलब चेंज होता रहता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज्यादा आपको अच्छी तरीके से चाहिए। फिर आप आगे आता है प्राइस लीडरशिप, आ गया प्राइस लीडरशिप, ठीक है। एन ऑब्जर्वेशन मेड ऑफ oligopolistic business behavior in which one company, usually the dominant company among the several। प्राइस लीडरशिप का मतलब ये होता है कि क्लासेस जो है, ठीक है, काफी सारे क्लासेस चलते हैं, ठीक है, क्लासेस को नहीं लेते, कोई और लेते हैं, जैसे कि पेंट लेते हैं, एशियन पेंट,
सबसे ज्यादा चल रहा है, मतलब वो अगर बोले कि भैया वो मार्केट का किंग है, ठीक है, पेंट में, तो जैसे ही एशियन पेंट अपनी प्राइस को मूव करेगा वैसे ही बर्जर पेंट या नैरोलेक पेंट वो सब चीजें क्या करेंगे, वो लोग भी क्या करेंगे, उसी हिसाब से चेंज करेंगे। जैसे ही एशियन पेंट ने 20% का डिस्काउंट शुरू कर दिया, बाकी वाले भी डिस्काउंट देना शुरू कर देंगे। जैसे ही एशियन पेंट ने बढ़ा दिया तो ये वाले भी क्या करेंगे, स्लाइटली बढ़ा देंगे। तो वो क्या होगा भैया, प्राइस लीडरशिप हो गया, मतलब लीडर कौन है, एशियन पेंट, बाकी वाले फॉलोअर्स है। टारगेट प्राइसिंग, टारगेट प्राइसिंग क्या होता है भैया, मेरा एक टारगेट है, मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए, तो मुझे मुझे ना 10% रिटर्न मिलना ही चाहिए, मतलब मेरे को 10,000 तो मिलना ही चाहिए। कितना, 10,000 तो मेरे को मिलना ही चाहिए, सॉरी, मेरे को 10,000 तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट है कि मुझे 10,000 मिलना चाहिए। फिर मैं क्या करूंगा, कॉस्ट पर यूनिट निकालूंगा या फिर टोटल कॉस्ट निकालूंगा। टोटल कॉस्ट निकालूंगा कि भैया मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हुई, उसमें मैं 10,000 अपना प्रॉफिट जोड़ दूंगा। फिर आपका क्या बनेगा, टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय आप यूनिट करोगे तो आपको सेल पर यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं टारगेट प्राइसिंग। आ जाओ बेटा, एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग की बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग का क्या मतलब होता है, एब्जॉर्ब करना, ऐसा बोलते हैं ना, एब्जॉर्ब करना, ठीक है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स कॉस्ट को भी कवर कर रहे हो। मतलब अगर आपको एक प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है, एक जैसे कि मैंने आपने बात की रिमोट के बारे में, तो रिमोट का मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, उसके बटन का खर्चा, सब वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, पर यूनिट सेम रहता है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट उसका कितना लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल 600 रुपए, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट टोटल लग रहा है 1 लाख रुपए। कितना बेटा, 1 लाख रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कितने यूनिट्स बना रहा हूं, कितने रिमोट बना रहा हूं, मैं रिमोट बना रहा हूं टोटल 1000। तो मेरे को ये बताओ, मेरे को फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना पड़ा भैया, 1 लाख डिवाइड बाय 1000 मतलब 100। तो मैं क्या करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट को कवर करूंगा प्लस मैं अपनी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को भी कवर करूंगा, यानी कि 100। टोटल मेरा बन गया 700। तो मैं मिनिमम प्राइसिंग 700 तो रखूंगा ही। इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यानी आप वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों को आप कवर करना चाहते हो। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आप कैसे निकालते हो, आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे के चैप्टर में मैंने आपको बताया था क्या सेम रहता है क्या नहीं रहता, ठीक है, पूरा चीज आई होप आपको पता होगा। चलो, इसको मैं क्या करता हूँ, अभी हटा देता हूँ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। हाई लो प्राइसिंग मेथड ऑफ प्राइसिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द गुड्स और सर्विसेज ऑफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन आर रेगुलरली प्राइस हायर देन द कॉम्पिटिटर्स, बट थ्रू प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट एंड कूपन लोअर प्राइस आर ऑफर्ड ऑन की आइटम्स। अब ये क्या कह रहे हैं भैया, की आइटम्स पे हम क्या करते हैं, लोअर प्राइस ऑफर करते हैं, या फिर नॉर्मली हम ज्यादा चार्ज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भैया आप ना नॉर्मली अगर सर्विस करवाने जाओगे तो 250 रुपए में सर्विस हो जाएगी आपकी। कितना बेटा, 250 रुपए में आपके टू व्हीलर की सर्विस हो जाएगी। बट एक दूसरा गैराज है, उसने क्या रखा, 300 रुपए में सर्विस करवाओगे। कितना चार्ज करेंगे हम, 300। बट हम आपको एक कूपन देंगे जिससे आपको नेक्स्ट सर्विस पे 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना, 100 रुपए का या 150 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, प्राइस ज्यादा जरूर से चार्ज कर रहे हो बट हम कस्टमर को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। अब आप क्या सोचो कि भैया मैं 250 दो बार करवाऊंगा तो 500 होगा, और 300 पे अगर मेरे को 150 की कूपन मिल रही है तो मैं पहले 300 तो पे करूंगा, बट मैं जब दूसरी बार आऊंगा तो मैं 300 की जगह सिर्फ 150 पे करूंगा, क्योंकि 150 का मेरे को क्या है, कूपन है। तो 300 प्लस 150 मेरे तो 450 हो गए, तो मेरे तो पैसा बच जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे जो प्राइस ज्यादा रखते हैं, ठीक है, बट क्या करते हैं, कूपन देते हैं, आपको अट्रैक्ट करने का ट्राई करते हैं। अल्टीमेटली यहां पे आपका ज्यादा कवर हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। मेरे कैमरे की बैटरी गई है, बट मैं उसको चेंज कर देता हूँ, जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स, मैं आपको समझाते जाऊंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो यहाँ पे हाई लो प्राइसिंग आप एक बार पढ़ लीजिए, उसमें आई होप आपको समझ में आ जाएगा बेटा कि कैसे अपन प्राइस को चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हाई लो प्राइसिंग, ठीक है। चलिए, तो प्राइसिंग की अगर अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हाई लो प्राइसिंग अपना आई होप आपको समझ में आ गया। तो मेरे को लगता है, देखो ये चैप्टर ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बहुत अच्छी तरीके से करना। कोई भी डाउट है मेरे को मैसेज करके जरूर से पूछना, ठीक है। और अगर आप प्लीज स्टूडेंट्स को रिफर जरूर से करिए, ठीक है। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, पर वो आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर आपको ये जो ऑब्वियसली आपने पे किया है, आप मुफ्त में नहीं देख रहे हो, आपने पे किया है, बट फिर भी अगर आपको चीजें अच्छी लग रही है
अच्छी लग रही है, आपको भी पता है, ठीक है, मार्केट प्राइस और वो जो भी चीज़ है, मेरे को उसके बारे में बात नहीं करना। बट अगर आपको टीचिंग अच्छा लग रहा है, मैं बस उतनी रिक्वेस्ट आपको ज़रूर से करूँगा, ठीक है, कि आप ज़रूर से रिफर ज़रूर से करें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। आए, अल्लाह काय को नहीं आया? आना चाहिए। ये कैमरा आया काय को नहीं? क्या हुआ इस अच्छा इसको हटा सा। सेकंड। यस। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब ये आ नहीं रहा तो कोई बात नहीं, नहीं मान रहे तो आ जाओ। मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में बात करते हैं। हाई लो प्राइसिंग, आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब एक्स्ट्रा जितनी कॉस्ट लग रही है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, तो उतना तो हम एटलीस्ट कवर कर ही लेंगे। मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग अपन एटलीस्ट कवर करेंगे, ठीक है, उसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, ठीक है। तो ये अपना क्या बना, पूरा अपने प्राइसिंग के बारे में बात कर ली। फिर से मैं एक बार आपको सब चीजें बता देता हूँ। आ जाइए। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कॉस्ट के ऊपर कुछ परसेंटेज आपने प्रॉफिट डिसाइड कर लिया। लिमिट प्राइसिंग, आप एंट्री बैरियर के लिए क्या करोगे, लोअर देन एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी आप क्या करोगे, लोअर चार्ज करोगे। पेनिट्रेशन मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए पहले कम चार्ज करोगे फिर ज्यादा चार्ज करोगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग प्राइस आप चार्ज करोगे। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग 3999 4999 ऐसे अपन लिखते हैं। डायनामिक प्राइसिंग, अलग अलग बहुत प्राइस को चेंज करते रहते हो। प्राइस लीडरशिप, एक प्राइस को लीड करेगा, दूसरे बाकी लोग उसको क्या करेंगे, इंडस्ट्री उसको फॉलो करते जाएंगे। टारगेट प्राइसिंग, मेरा टारगेट है कि मैंने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर मुझे इतना इतना प्रॉफिट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, टोटल कॉस्ट पे टोटल प्रॉफिट को ऐड करके मैं अपनी प्राइस डिसाइड करूंगा। एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज मैं फिक्स कॉस्ट को एटलीस्ट कवर कर लूंगा। मार्जिनल कॉस्टिंग यानी कि एडिशनल कॉस्ट को मैं कवर करूंगा। हाई लो प्राइसिंग मतलब मैं जो सर्विस का 250 रुपए लोग लेते हैं, मैं 300 रुपए लूंगा, बट मैं आपको 150 रुपए की कूपन दूंगा। इससे क्या होगा, प्राइस में पहले ज्यादा चार्ज कर रहा हूं, बट आप रिटर्निंग कस्टमर बनोगे, मतलब आप वापस आते जाओगे मेरे पास। इसे बोलते हैं भैया हाई लो प्राइसिंग। अब बात करनी है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो अपन कल बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैमरा भी साथ नहीं दे रहा और सेशन लंबा हो जाएगा तो आपको पढ़ने का मजा भी नहीं आएगा। बेटर चीज है नेक्स्ट अपन नेक्स्ट सेशन में करने वाला है। तो नेक्स्ट पूरा सेशन भी अपने को 1 या 1.5 घंटे का सेशन तो चाहिएगा, ठीक है। तो ऐसा होगा तो मैं शाम को जो होगा वो ले लूंगा, शाम को अगर सेट होगा तो अकाउंट्स की जगह इकोनॉमिक्स को कर दूंगा, ठीक है, या फिर अकाउंट्स भी है और इकोनॉमिक्स भी ले लूं, ठीक है। तो आई मैसेज यू, ठीक है, जो भी चेंज होगा, अगर चेंज कुछ भी नहीं है तो एज इट इज जो अपने को शेड्यूल दिया है अकाउंट्स का आपका लेक्चर होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय। अगर एंजॉय किया है, ठीक है, तो जरूर से दूसरे स्टूडेंट्स को रिफर जरूर से करिए अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।